नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। देश की संसद में पेपर लीक को लेकर कड़े कानून पर चर्चा जारी है। देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हो रही है। सरकार सख्त कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों को जेल भेजने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन विद्वान विपक्षी मंडली को छात्रों का भविष्य दिखता है या नहीं दिखता, मैं कंफर्म नहीं हूं। हां, लेकिन यह जरूर है कि उन्हें अपने विशुद्ध राजनीति की चिंता बहुत है। इनका काम सिर्फ एक है, संसद की चर्चा में रोड़ा अटकाना, देश को गुमराह करना। छात्रों के प्रोटेस्ट के वक्त विपक्ष ने क्या कहा? कहने लगे कि पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लाओ, तब चर्चा करने देंगे। चलिए भाई, सरकार ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, जवाबदेही तय करते हुए इस्तीफा ले लिया। इसके बाद लगा कि अब छात्रों के हित में पूरा राजनीतिक इकोसिस्टम काम करेगा। देश को लगा कि अब तो संसद में विपक्ष पक्ष मिलकर एक बहुत कड़ा कानून बनाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन कहते हैं 2.5 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस। 2 दिन की कार्रवाई में आज सिर्फ आधे दिन की चर्चा पूरी हो पाई है और सदन में चर्चा अभी भी जारी है। मैं कहूंगा पीसीआर को जरा लाइव विजुअल्स भी दिखाएं आपको। ये थोड़े से पुराने विजुअल्स आपको वो दिखा रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ नए संशोधन पर रचनात्मक चर्चा कब होगी? या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा? या अगर नियत में ही खोट है तो साफ साफ कह दीजिए कि चिंता कुर्सी की है, बहाने तो हजारों मिल जाते हैं राजनीति करने के लिए। और ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं इस वक्त पार्लियामेंट से। संसद में बात देश के भविष्य की हो रही है, लेकिन देश की राजनीति आरोप और प्रत्यारोप में फंसी हुई है। विपक्षी नेता शिक्षा मंत्री के सम्मान से नाराज हो गए। अरे भाई, बात छात्रों की करनी है, शिक्षा मंत्री के सम्मान की आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। मतलब मुद्दों को भटकाने के लिए जलेबी छाना जा रहा है। क्या यही है स्टूडेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी? इधर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाला। अनुराग ठाकुर ने संसद में खड़े होकर यूपीए सरकार के वो काले चिट्ठे खोलकर रख दिए, जिसे सुनकर कांग्रेस और बाकी दलों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। आप खुद सुनिए अनुराग ठाकुर ने क्या कहा यूपीए कार्यकाल के बारे में। 2004 से 2014 तक का जो कार्यकाल था। प्रियंका जी, आपके उत्तर दूंगा मैं इसके बाद। किस तरह से कितनी भोली सी शक्ल बना के गुमराह करती, मंद मंद मुस्कुराती हैं, स्पीकर साहब को भी मुस्कुराने के लिए बोलती हैं, गंभीर विषय पर भी अपने पुराने जो इनकी सरकार के कुकर्म थे, जो खराब काम थे, उनको ऐसा पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर, मुझे दुख इस बात का है क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की। कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे। देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी कुछ अच्छा कहेंगी। उन्हें कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। जिन पर दुनिया शोध कर रही है, कांग्रेस उन पर तंज कस रही है। देश के प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस जो साइंटिस्ट जो भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करना चाह रहे हैं, कांग्रेस उनका मजाक उड़ाती है। ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज
और हमारे साइंटिस्ट के साथ सदा कांग्रेस यही करती रही। लेकिन वैज्ञानिक होने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी सभ्यता और समाज से कट जाएं, आप अपनी परंपराओं को ना जाने। डॉक्टर कामकोटि जी आधुनिक विज्ञान के शिखर पर है। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हो सकते हैं तो दूसरी ओर गौमूत्र पर भी अध्ययन कर सकते हैं, इस पर रोक नहीं है। अपनी जड़ों से जुड़ने पर कांग्रेस को परेशानी है। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी से थोड़ी बेहतर होंगी, बहन भाई से थोड़ी बेहतर लगती थी, कम से कम हंस तो लेती थी। लेकिन आज जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के ऊपर तंज कसा, मैं ये कहूंगा भाई बहन एक जैसे लगते हैं, एक ही वनस्पति पर हैं। जिसके इस्तेमाल के साथ दिमाग कई बार सही तरह से फंक्शन नहीं करता है और हो सकता है गौमूत्र इसको क्योर करे। इससे पहले विपक्ष ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, वो भी आपको सुनवाते हैं। सच ये है अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह अस्पताल में उस छात्रा की मां का विश्वास पूरे सिस्टम से हट गया है, उसी तरह देश के युवाओं का भरोसा इस पूरे सिस्टम से टूट चुका है। और जब इस तरह देश के भविष्य हमारे युवा निराश होकर सरकार और सिस्टम से अपना भरोसा हटा देते हैं, तो उस भरोसे को फिर से बनाने के लिए सिस्टम के अंदर से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं, मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। और अध्यक्ष महोदय मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नियत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नियत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। Every student deserves the assurance that examinations should be fair. Every parent deserves the confidence that success is determined by hard work, talent and integrity, not by money, influence or organized criminal syndicates. बीजेपी कह रही है कड़ा कानून लाकर इसको संगठित अपराध जो बनाया गया है इसको कंट्रोल किया जाएगा। बीजेपी कह रही है कि इनके ही शासन में पेपर लीक एक संगठित अपराध बना और इस संगठित अपराध को खत्म करने का काम किया जा रहा है। चलिए ठीक है, मानते हैं विपक्ष के रेजिम में संगठित अपराध बना, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि आपने क्या किया? आपने सिर्फ कानून दिया। क्या 12 साल की सरकार किसी संगठित अपराध को खत्म नहीं कर सकती है? सवाल विल पावर को लेकर है। जो सरकार 370 हटा सकती है, लाल चौक पर तिरंगा लहरा सकती है, वो पेपर लीक के माफियाओं को भी खत्म कर सकती है। और सवाल विपक्ष के एजेंडे को लेकर भी है। जेनजी के आंदोलन के बाद ही विपक्ष को क्यों याद आया कि धरना प्रदर्शन करना है या सड़क पर लेट जाना है? ये तो पहले भी कर सकते थे। मुद्दा छात्रों की भलाई का नहीं है, मुद्दा वोट बैंक का है, अपनी राजनीति का है। एक तरफ 12 साल का सूखा पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सूखा 10 साल का होने वाला। क्या करें? सत्ता भी मजबूरी दिलाती है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ महेश वर्मा, नेता बीजेपी, जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद फरहान, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका।
संजय राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है आपका। मैं डिबेट की शुरुआत सबसे पहले महेश वर्मा जी आपसे करना चाहूंगा। चूंकि आपकी सरकार है, किसी भी कानून या किसी भी संगठित अपराध कानून को लाने और संगठित अपराध को खत्म करने के लिए 12 साल का वक्त बहुत होता है। ठीक है, आप 2024 में कानून लेकर आए, इससे पहले कोई केंद्रीय कानून नहीं था, इसके लिए आपकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन क्या इस बात के लिए सवाल नहीं पूछा जाएगा कि 12 साल तक कोई एक संगठित अपराध खत्म क्यों नहीं किया जा सका? सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि एजुकेशन, शिक्षा जो है राज्य का विषय है। कोचिंग वालों के जरिए कहीं पेपर लीक होता है, कहीं कोई स्टाफ पेपर लीक करता है। अब सरकार जो है सबसे पहले यही काम किया कि उसको जब ये दिखाई दिया कि राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल, केरल, तमिलनाडु, इन तमाम राज्यों में जहां पर लीक तो हो रहे थे लेकिन किसी प्रकार से उसकी सूद नहीं ली जा रही थी, कोई नकेल नहीं कसी जा रही थी, तो फेडरल सिस्टम में तो सबसे पहले सरकार जो है उन चीजों को देखती है कि भाई जिसके जरिए जो है राज्य सरकार अगर कंट्रोल और कमांड कर रही है अच्छे से, उसमें हम कम से कम इंटरफेयर करें। हालांकि संविधान की जो सूची है उसमें दोनों तरफ से केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार है और राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार है। ऐसे में लगातार आपको सुन के हैरानी होगी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो उपराष्ट्रपति थे, एक शिक्षक थे, और जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी अध्यक्षता में 1951 में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का रिकमेंडेशन आज तक कभी लागू नहीं हुआ। इसी प्रकार से 11 कमेटी बनी, 11 कमीशन बना, और किसके ऊपर बना? एंटी पेपर लीक के ऊपर बना, परीक्षा में नकल के ऊपर बना, परीक्षा के व्यवस्था के ऊपर बना, लेकिन कभी भी किसी के कान पे जू नहीं रही। अब मैं तो कह रहा हूं कि यही कपिल सिब्बल जब शिक्षा मंत्री थे तो क्या हुआ? अखिलेश यादव 2012 से लेकर 2016 तक 14 बार जो है छात्र आंदोलन हुआ परीक्षा लीक पर, और मार मार डंडे बरसा बरसा के जो है लिटा दिए। लालू यादव का देख लीजिए, 1998 से लेकर 2005 तक गोलियां तक चली। अब आ जाइए कि अभी हाल में पंजाब में जो हुआ, बच्चे आईसीयू में पड़े हुए हैं, उसकी कोई खबर नहीं है। वो तो बच्चे है ही नहीं, वो तो छात्र है ही नहीं, वो जेएनजी है ही नहीं। लेकिन जहां संवेदनशीलता है, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इसमें संवेदनशील होने का प्रमाण दिया, और जो सरकार जो 75 साल में नहीं हुआ, आज जब वो हो रहा है तो उसके ऊपर बजाय अपने सार्थक कोई जो सरकार कश्मीर से पत्थरबाजों का सफाया कर सकती है, कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव करा सकती है, वो सरकार एक संगठित अपराध नहीं खत्म कर सकती है। कर सकती है। आपने कहा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का विषय, मैं मानता हूं लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का विषय, सारे दर्शक मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का विषय है, मेरे पैनलिस्ट मानते हैं राज्यों का विषय है। तो फिर एनआईए क्या कर रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? एनआईए राज्यों में जाकर आतंकी मामलों की छानबीन करती है कि नहीं करती? अगर लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का विषय है तो फिर नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो केंद्रीय संस्था है उसको राज्यों में जाने का अधिकार क्यों है? क्योंकि वो देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है जिसको एनआईए इन्वेस्टिगेट करती है। क्या हमको एक ऐसी संस्था नहीं बना सकते जो पैन इंडिया से मामलों को इन्वेस्टिगेट करे? देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या रही कि इस देश में इस तरह के एंटी नकल या एंटी पेपर लीक के मामले में जो कानून था उसमें जनरलाइज था, 420 का था, अपराध वृत्ति का था, जिसमें आसानी से जमानत मिलते थे, और बेलगाम होके। और ये कौन लोग थे? ये शिक्षा माफिया थे, जिनके जरिए जो है पूरी तरह से जो है राजनीतिक व्यवस्था चलाई जाती थी, बढ़ावा और चढ़ावा के तहत जो है ये सारी व्यवस्था चलती थी। उसके ऊपर नकेल कसने का जो पहली बार काम किया वो केंद्र सरकार में 2024 में हुआ, और 2024 में एक ऐसे कानून का इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें कम से कम धाराएं ऐसी होती थी जो जघन्य अपराध करे, ऐसे कुकृत्य करे, उनके खिलाफ जो है एक नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत जो है इसको ट्रीट किया गया। अब उससे भी सख्त कानून बने, सख्त कानून जो है आए, और ये जो आंदोलन अभी हाल का जो अभी अभी समाप्त हुआ है, जो पूरे देश के करोड़ों हमारे जो छात्र हैं, नौजवान हैं, जिनकी अपेक्षा है कि हाँ ये सरकार जो है संवेदनशील है,
हमारी बातों को मानी, हमारी चीजों को समझा। ठीक है, तो लेकिन मैं इस बात से अश्योर कैसे हो जाऊं कि भाई इसके बाद पेपर लीक नहीं होगा, और पेपर लीक होगा तो फिर उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा। मोहम्मद फरहान के पास जा रहा हूं, कांग्रेस स्पीकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद पूजा जी आपके पास आ रहा हूं। फरहान जी, आप बताइए, संसद में चर्चा करते करते विपक्ष गोमूत्र पर चला गया। आपत्ति गोमूत्र को लेकर क्या हो गई? अरे भाई, बात छात्रों की हो रही है, पेपर लीक की हो रही है, कानून की हो रही है, चर्चा गोमूत्र पर कर रहे हैं। कमाल हो गया। देखिए, ऐसा है कि विवेक भाई, अभी मैं महेश जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि छात्रों के प्रति उनकी सरकार बड़ी संवेदनशील रही। 36 दिन तक यह आंदोलन चला, पूरे देश में चला, व्यापक पैमाने पर चला। जब छात्रों के हाथ पैर टूट गए, टीयर गैस से उनके आंख सूज गए, उनके पीठ पे चोटें लगी, बहुत से छात्र घायल हो गए, उसके बाद कई छात्रों को गोलियां तक लगी, आज हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये छात्रों के प्रति संवेदनशील है। 36 दिन तक ये सोती रही कुंभकर्ण की नींद। जब छात्र उग्र होने लगे तब इन्होंने अपने मंत्री का इस्तीफा लिया, और इस्तीफा लेने के बाद मुझे हंसी आ रही है ये बात कहते हुए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस तरीके से स्वागत किया गया पार्लियामेंट के अंदर, उनको रोक करके मकर द्वार पर, जैसे लग रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान ओलंपिक में मेडल जीत के आए हों। ये बड़ी बड़ी सोचने और विचार करने वाली ये बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, महेश शर्मा जी अभी ये बता रहे थे कि सारी गलती अखिलेश यादव की, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पंडित नेहरू की है, सारी गलती कांग्रेस की है, जो अब तक चल रहा सब गलतियां कांग्रेस की है। भाई, आप 12 साल से हैं, तो आप 12 साल से क्या कर रहे हैं सरकार में? सारी गलतियों को क्या शट आउट अब तक 12 साल में नहीं कर पाए? आप केवल अपने काले कारनामों पर पलीता लगाने के लिए, उसको रफू करने के लिए अखिलेश यादव को आगे कर दीजिए, पंडित नेहरू को आगे कर दीजिए, राहुल गांधी को आगे नैतिकता की बात कर रहे हैं, आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, 12 साल की अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। 3 साल से कर्नाटक में आपकी सरकार है, कर्नाटक में पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं। क्या कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आप लेंगे या आप मांगेंगे, या राहुल गांधी पार्लियामेंट में क्यों नहीं कहते इस बात को? विवेक भाई, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नहीं, आप मेरे प्रश्न पे नहीं आ रहे ना, आप मेरे प्रश्न पे नहीं आ रहे, वो दिक्कत हो रही है मुझे। आप सवालों पर आइए। एक तो पेपर लीक के मामले में गौमूत्र का क्यों जिक्र हुआ, दूसरा ये कर्नाटक में पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं, क्या वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा आप लोगों ने? भारतीय जनता पार्टी का काम है कि मुद्दों को दिग्भ्रमित कर देना। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को दिग्भ्रमित करने का काम करती है। अभी जैसे महेश शर्मा जी प्रियंका गांधी करे और भारतीय जनता पार्टी डिरेल कर रही है मुद्दों से, ये तो कमाल की बात है सर। सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए भाई साहब, आपने प्रश्न पूछ लिया, बोलने का अवसर दीजिए। तो देखिए, ये दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। कैसे दिग्भ्रमित करते हैं कि आप अगर छात्रों के हक के लिए बात करते रहेंगे कि जिन छात्रों को जो छात्रों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस आंदोलन में, या जिन छात्रों ने पेपर लीक से आहत होकर आत्महत्या कर ली, उनको आपने 1 करोड़ रुपया देने का तो वादा किया, ठीक है। आप ये बताइए, जो छात्र आपके लाठी से घायल हुए, जिन छात्रों के हाथ पैर टूट गए, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? दूसरी चीज कि आपने एनटीए के डायरेक्टर को तो आपने हटा दिया, मगर एनटीए के चेयरमैन को क्यों आपने अभी तक रखा हुआ है? तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने 45 अधिकारियों को तो आपने सस्पेंड किया, मगर उनके खिलाफ आप कौन सी जांच एजेंसी के थ्रू कार्रवाई कर रहे हैं, या आप उनके प्रति क्या सुनिश्चित कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर आप बात नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं। मेरा सवाल शायद आप तक पहुंचा नहीं, आप उसका जवाब नहीं देना चाहते। संजय राणा जी, कौन भ्रम फैला रहा है? भ्रम किसके पक्ष की तरफ है? विपक्ष में भ्रम है, पक्ष में भ्रम है, किस तरफ भ्रम है? विवेक, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू फेलो पैनल। देखिए, ऐसा है कि ये जो पेपर लीक का मैटर है या स्टूडेंट का मैटर, बहुत संगीन मैटर है, और इस पे बहुत संजीदगी के साथ चर्चा होनी चाहिए, सब गंभीरता के साथ, चाहे पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर, उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से काम हो रहे हैं, जिस तरह से तथ्य की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया जा रहा है उन छात्रों का, जो छात्र बेचारे आज तक पिसते चले आ रहे हैं। अब ये बताइए, मैं 2-3 तथ्यों को देता हूं, मुझे जरा दुरुस्त कर दे कोई। सिंपल सी बात है, प्रियंका वाड्रा जी का बहुत अच्छा बयान मैं सुन रहा था, उनके बयान में इतनी गलतियां। अब भाई, इंसान को, भाई लीडर हैं आप, हमारी सांसद है, हमारी एक नेता है, आपको यही नहीं पता कि हमारे
एजुकेशन बजट कितना है? 2022-23 का बजट 1,01.04 लाख था, और वो बोल रही थी कि इस समय का बजट है 1.39 लाख करोड़, जिसमें 40% टेक्निकल मतलब हायर एजुकेशन के लिए होता है, 60% बेसिक एजुकेशन के लिए होता है। उनको यही नहीं पता है, नहीं 55 यानी 83,000 करोड़ एंड 55,000 करोड़। तो सिंपल सी बात है, ये बताइए जिस व्यक्ति को ये नहीं पता भाषण देते समय कि वो क्या पढ़ रहा है, बजट क्या है। राधा कमीशन की बात की, राधा कृष्ण कमेटी कब बनी थी? 1948-49 में। उस समय नेहरू जी यहाँ पे अपना वो क्या बोलते हैं ना, फूल लगा के घूम रहे थे पूरे मोहल्ले मोहल्ले में। सिर्फ 3 कमेटियां बनी 1964 के बाद, कोई कमेटी एजुकेशन को लेकर नहीं बनी है। रिफॉर्म हुआ है, हम तो कहते हैं भूल जाइए सारी बातें जो पास्ट में हुई है। आज हमें चर्चा करनी चाहिए थी कि इस रिफॉर्म बिल में क्या क्या कमी है, क्या कमियां सरकार जो रख रही है उसमें और क्या दुरुस्त किया जा सकता है, उस चीजों से क्या दोबारा पेपर लीक होंगे कि नहीं होंगे। देखिए एक चीज विवेक भाई, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, दुनिया में ऐसा कोई कानून लिया है, दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम लिया है जो 100% लीक प्रूफ हो, लेकिन हम कितना ज्यादा उसको कंट्रोल्ड बनाते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। 99.99% हो जाए हमारी खुशी की बात है। छात्र आंदोलन की बात रही, ये जो बच्चे थे उनके मैं साथ हूं, उनके साथ मैं खड़ा हूं, लेकिन उपद्रवियों के साथ नहीं खड़ा हूं। जो प्रधानमंत्री गाली दे रहे उसके साथ नहीं खड़ा हूं, जो पुलिस वालों को मार रहे उनके साथ नहीं खड़ा हूं, जो माँ बहन बेटी राम और माता सीता और आर्मी गाली उनके साथ मैं नहीं खड़ा हूं। उन छात्रों के साथ खड़ा हूं जिसके साथ होना चाहिए। लेकिन राजनीति क्यों हो रही है? हम तो बोलते संसद मुझे में एक बात बात होनी बताइए, चाहिए। आपने कहा कि भाई पास भूल जाए, क्यों पास भूल जाए भाई संजय राणा जी? नहीं, संजय राणा जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप उनके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? जो मार बाद खाए में प्रश्न हैं, पूछिएगा, क्यों पास क्यों भूल जाए? एक सिंपल सी बात है, और- विवेक ये और- बता, और विवेक मुझे ये मोहम्मद फरहान का भी सवाल है, उसका जवाब दे दीजिएगा जल्दी से। पूजा जी वेट करेंगे काफी देर से। हाँ, आप जिन छात्रों को गोली लगी है, जो छात्र घायल हैं, जिन्होंने अपना हाथ पैर तोड़वा लिया है, ठीक है, उनके पक्ष में है कि नहीं? साथ संजय राणा जी जल्दी से जवाब आंसर दीजिए। देता हाँ हूं। जल्दी से। देखिए विवेक भाई, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं इनको ही नहीं पता होगा टोटल नंबर ऑफ बच्चों ने सुसाइड कितना किया। 14,800 बच्चों ने सुसाइड किया है, और ये दर पिछले 20 साल में लगभग दुगनी हो चुकी है। और जो परसेंटेज है परीक्षा से सुसाइड करने वालों की, मात्र 15 से 20 बच्चे हैं। ये एनालिसिस से जाके कोई पढ़ सकता, मैं नहीं बोल रहा हूं। नंबर 3, भाई फरेज भाई ने अच्छा प्रश्न पूछा, बच्चों क्या वो बच्चे ले आइए जो जिनको लाठी पड़ी हॉस्पिटल में है और गोली लगी, वो स्टूडेंट होने चाहिए, लेकिन अपन पार्टी कार्यकर्ता नहीं होने चाहिए, कोई नेता नहीं होना चाहिए। आप ठीक है, लेके आप आ कह रहे हैं जाओ, स्टूडेंट के अलावा जो लेके अराजक आ था तो जाओ, उन पर नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। पूजा मिश्रा जी, किसकी नीयत में खोट है? विपक्ष की नीयत में खोट है या फिर सरकार की नीयत में खोट है? फरहान जी एक सेकंड दीजिए, बाकी मेहमानों का भी रुख कर लूं, सिर्फ आपको थोड़ी वक्त देता रहूंगा। प्लीज आप देखिए, समझा कीजिए, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। पूजा मिश्रा जी। विवेक जी आपको नमस्कार, और साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। जी। देखिए खोट तो सत्ता पक्ष में ही है। अगर खोट सत्ता पक्ष में नहीं होता तो 23 जुलाई 2026 को हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ये नहीं कहते कि जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उग्रवादी हैं। ये बयान आया हुआ है, 36 दिनों तक प्रोटेस्ट ना करना पड़ता। अभी मैं सुन रही थी, राणा जी कह रहे थे कि जो वहां पर पुलिस के ऊपर में गालियां दे रहे थे या माननीय प्रधानमंत्री जी को कह रहे थे उल्टी सीधी चीजें, ये तो सारे अराजक तत्व हो गए ना। और इन अराजक तत्वों से वहां पे जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी खतरा था। यहाँ पे भी सरकार फेल हो गई। हमारी सरकार कितनी निकम्मी है कि पेपर लीक होता है, पेपर लीक के बाद में छात्रों के साथ में संवाद नहीं बिठाया जाता है, और वहां पे जब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे होते तो वहां पे जो है इस तरीके की जो मिसक्रिएंट है, भी कहा जा रहा है कि 2800 ऐसे लोग पाए गए जिनके ऊपर में गंभीर धाराएं थी। वहां पर भी सरकार फेल हो जाती है और वहां पर भी जो है ये लोग पहुंच जाते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि छात्रों के ऊपर में गोलियां चलाई गई, छात्रों के तो ऊपर क्या आप ये कह रहे हैं कि अराजक तत्वों को जानबूझकर उस प्रदर्शन में पहुंचाया गया? इसमें सरकार मिली हुई है? विवेक जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि सरकार का फेलियर है क्योंकि धरना स्थल है ना, जंतर मंतर है। कभी महिलाएं धरना करेंगी, जैसे पहलवान महिलाएं धरना कर रही थी, कभी किसान धरना करेंगे। धरना स्थल है, लोकतांत्रिक देश है, धरनाएं चलते रहेंगे, धरना चलेगा वहां पर। एक रुकेगा दूसरा चलेगा, हर समस्या को लेकर के धरना चलेगा। जहां पर भी धरना स्थल होगा, जिम्मेदारी किसकी है कि अपराधी लोग वहां पर ना पहुंचे? अगर देश के नागरिक वहां पे बैठ करके धरना करे, अभी जो लेकिन बीजेपी तो कह रही भी आपको किस बात की चिंता? आपको प्रोटेस्टर्स की चिंता कब से होगी? आप तो प्रोटेस्टर्स पे गोली चलवाते हैं। किसने कहा कि प्रोटेस्टर पे गोली चलवा रहे? सरकार गोली चलवाई, AK-47 किसने चलाया? विपक्ष के आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि भाई आप तो प्रोटेस्टर्स पर, आम भक्तों पर जो प्रोटेस्ट करे थे उन पर गोलियां चलवाई आप लोगों ने। आप प्रोटेस्टर्स की चिंता कब से करने लगा, ये सवाल है। विवेक जी,
अगर आपको जो है पोलराइजेशन के एंगल पे लेकर के जाना तो आप लेकर के जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं। देखिए, प्रोटेस्ट किसी का भी प्रोटेस्ट ही होगा। पूजा मिश्रा जी, प्रोटेस्ट ही होता है, वो राम भक्तों का, वो स्टूडेंट्स का हो, वो मजदूरों का हो, वो कामगारों का हो, वो किसी का भी हो, आम नागरिक का प्रोटेस्ट होता है। मैं आप कितना भी लेकर के जाए, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अभी यही बात करूंगी, 2024 में बनाया था ना इन्होंने एक्ट, अनफेयर मींस के अगेंस्ट एंटी पेपर लीक एक्ट बनाया था ना, क्या हुआ उसका? उसके बाद में कह रहे हैं सर टेलीकास्ट चलेगा, हम फिर से लेकर के आ रहे हैं एंटी पेपर लीक पर जो है हम एनफोर्समेंट पे काम नहीं करेंगे, हम तो रापटल पे काम नहीं कर। अभी जो है कैसे बीजेपी के नेता ने बोला कि राज्य की जिम्मेदारी, नीट पेपर राज्य की जिम्मेदारी हो गई, CSIR नेट यूजीसी नेट ये सब राज्य की जिम्मेदारी हो गई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जेई जो है राज्य की जिम्मेदारी हो गई, CUET राज्य की। नहीं तो जो राज्य की जिम्मेदारी, कम से कम वो जिम्मेदारी तो निभाएं। क्यों पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा? क्यों कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा? ये तो कमा रहे, तो सेलेक्टिव हो गया। फिर भाई स्टूडेंट की चिंता दिल्ली में, लेकिन स्टूडेंट की चिंता बेंगलुरु जाते जाते खत्म हो जाती है, पंजाब में अमृतसर लुधियाना जाते जाते खत्म हो जाती है स्टूडेंट की चिंता। ये तो कमाल की बात है। ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ ना भाई साहब। संजीव जी क्या कह रहे हैं इस पर आप? विवेक भाई, यदि आपको नीट और बाकी परीक्षा सब बराबर लगता हो तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। पहले आंकड़ों पे आते हैं और फिर राजनीतिक सवाल पे भी आते हैं। आपके आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले 12 सालों में 50% के लगभग प्राइमरी स्कूलों के जो बजट थे वो कम कर दिए गए हैं, और 33% के आसपास में हायर एजुकेशन के जो बजट है वो कम कर दिए गए हैं। पिछले 12 सालों में लगभग 1 लाख स्कूल बंद किए गए हैं, सरकारी स्कूल, और 43,000 प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं। ये आंकड़े बताते हैं। फिर अब आते हैं आपके राजनीतिक जवाब। ये आंकड़े का सोर्स भी दे दीजिएगा, जिससे कि मैं भी अगले टाइम अपने प्रोग्राम में इसको यूज कर पाऊं। आप हमसे ज्यादा आपके पास सोर्स है, आप इसको सर्च कीजिए और देख लीजिएगा। आप कहां से आंकड़ा कोट कर रहे हैं वो तो बताइएगा ना मालिक। कहीं से कोट कर रहे हैं आप 2 मिनट में सर्च कर सकते हैं। आपके पीछे टीम लगा हुआ है, रेफरेंस तो दीजिएगा ना, फलाना बुक, फलाना रिसर्च, फलाना किताब, फलाना एजेंसी। आप मुझे सोर्स तो बता दीजिए। बहुत मुश्किल है, आप हमें काट दीजिएगा, आप जानकारी ले लीजिए। हम दूसरी बात कर रहे हैं, जो राजनीतिक सवाल जो आप कर रहे हैं उसके बाद, जब चेहरे पे कालिख लगी हो ना तो उसको नाली के पानी से नहीं धोया जाता है, उसके लिए शुद्ध पानी चाहिए। अनुराग ठाकुर जो बात कह रहे थे, तो यदि उनमें इतनी हिम्मत है तो फिर नीट के उस परीक्षा के सारे प्रणाली में गौमूत्र को भी शामिल कर दें, सवालों में शामिल कर दें, पढ़ाई में शामिल कर दें, फिर आगे कोई बात ही नहीं रहेगी। आपको संस्कृति से भी जोड़ना है, सभ्यता से भी जोड़ना है, तो सबको शामिल कर लीजिए आप। मूल सवाल यह है कि आप किसके साथ हैं। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, आप किसके साथ हैं? नहीं मतलब स्टूडेंट पर चर्चा हो रही तो गौ माता को लेकर कोई कमेंट कर दीजिए। अरे विवेक भाई, भाई गौमूत्र को लेकर किसी को गरिया दीजिए, ये तो कमाल की बात है ना सर। ये तो फिर जायज नहीं है संजीव भाई। बच्चों के साथ हैं विवेक भाई, आप बच्चों के साथ हैं या सरकार के साथ हैं? यदि आप बच्चों के साथ हैं तो आपको ये पूछना होगा, मैं बिल्कुल पूछता हूं। 2024 में यही शिक्षा मंत्री थे, यही प्रधानमंत्री थे, और तब भी यही बात कह रहे थे कि बहुत कड़े कानून लाएंगे और इसके बाद में चू शब्द कोई बोलने वाला नहीं रहेगा और सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। 26 में भी यही बात कर रहे हैं। किस पे? तो 2024 से 2026 तक विपक्ष का सो रहा था भाई साहब। क्या स्टूडेंट के जागने के बाद विपक्ष जागा? ये तो फिर अब सवाल फिर आप पर भी है। विवेक भाई फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं, आपको पता है ना, निर्भया कांड फास्ट ट्रैक तहत ही उसको रिजल्ट मिलाना था। 8 साल लग गए थे। इस फास्ट ट्रैक की हकीकत यही है। सच से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? सवाल यह है कि एक पकड़े हुए अपराधी को आप सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि संजीव मुखिया अपराधी है और उसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, सुनवाई थी ना, आपने कन्विक्शन नहीं करवाया महेश वर्मा जी। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, आप पूरा कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से पूरा कर लीजिए। बिल्कुल नहीं, कल ही सुनवाई थी ना, कल ही सुनवाई थी। सीबीआई जाकर शामिल नहीं हो पाया, उसके वकील शामिल नहीं हो पाए। ये फास्ट ट्रैक की सुनवाई है। नीट के तारीख तो नहीं मिल गई ना, उसके बाद तारीख नहीं मिली है, अभी सुनवाई आगे चलेगी। जब बात कर रहे हैं, तारीख नहीं मिली है। महेश वर्मा जी बाकी आपको बेहतर जवाब देंगे। देखिए वकील नहीं, आप मेरे पीछे मत पड़िए, आपको महेश वर्मा जी जवाब देंगे। वो बैठे हुए हैं बीजेपी के नेता, जवाब देंगे महेश वर्मा जी। देखिए 2024 में संजीव मुखिया के केस जो है वो सीबीआई को जो है सुप्रीम कोर्ट ने ही रेफर किया था। अब रही बात की सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी अनदेखी कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट को उसको लेकर चिंता है या नहीं है। उसको अगर बेल मिल गया, क्या बात कर रहे हो यार? 2024 में बिहार का जो सरगना था, जो नीट में भी था, मजाक बना दिया। अब रही बात की जो आज प्रियंका गांधी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेते हैं और बोला नहीं, संसद के गलियारे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेते हैं और संसद के गलियारे में उनको टोपी पहना के आप स्वागत करते हैं। लोगों का मजाक बना दिया आपने। क्या लाल बहादुर शास्त्री जी ने अगर इस्तीफा दे दिया था, वो तो इस्तीफा भी दिए। अरे भाई आपने जो किया, क्या मतलब बनता है बीच में बोलने? आप बोलिए नहीं, आप जो बोल नहीं,
आपको बच्चों के प्रति जरा सी भी संजीदगी होती तो कम से कम वो ठीक है, महेश जी को जवाब देने, महेश जी का जवाब, सरकार का पक्ष वही रखेंगे ना, जवाब सुन लेते हैं एक बार। दो तीन बातें जो है बहुत मतलब उसको आपके दर्शकों के सामने लाना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि जिस गौमूत्र के ऊपर जो है वो एक अपमान करते फिर रही हैं, उसी गौ संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार जो है गोबर बेचती रही और घोटाला करती रही। नीट पेपर पर है। अब रही बात कि उस गौ संरक्षण को लेकर एक पूरी सरकार जो है बजट लाती थी, डिपार्टमेंट बताती थी और उस गौमूत्र के ऊपर ऐसे सवाल खड़ा कर रही है प्रियंका जी, तो उनकी सूझबूझ और उनकी बुद्धि विवेक को भगवान जो है, ठीक है, गौमूत्र का मोहम्मद फरहान, गौमूत्र का टॉपिक तो प्रियंका जी पार्लियामेंट पे लेकर आई, वो महेश जी थोड़ी बोल रहे हैं। जी जल्दी से मोहम्मद फरहान जी। हाहाकार मचा हुआ, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ, छात्र त्राही त्राही कर रहा है, आप गौमूत्र चिल्ला रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? प्रियंका जी पार्लियामेंट में बोल रही हैं, आप जब शर्म की बात कर रहे हैं महेश वर्मा जी से, तो प्रियंका जी के लिए क्या बोलेंगे आप? अरे फरहान भाई साहब, प्रियंका जी ने ये कमेंट किया पार्लियामेंट में, समापन हो जाएगा। प्रियंका जी ये बात सरकार का समापन होगा। क्या यही शर्मनाक वाला शब्द आप अपनी नेता प्रियंका जी के लिए इस्तेमाल करेंगे? मैं माफी चाहूंगा, समय सीमित है। संजय राणा जी जल्दी से आपका कमेंट। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, संजीव भाई ने एक आंकड़ा रखा है कि भैया फलाना बजट कम हो गया। अरे भाई साहब 65,000 करोड़ था जब आप चाचा जी छोड़ के गए थे, यानी 2014 में, आज 1,39,000 करोड़ है। तो मान्यवर कम कहा हुआ, झूठ क्यों बोलते हो तुम? जाके गूगल कोई भी करके देख सकता है। और प्रियंका गांधी जी की बात, प्रियंका गांधी तो इतना भी पढ़ी लिखी नहीं है वो चैट जीपीटी का भाषण पढ़ सके, उसमें गलतियां निकाल सके। दावे के साथ कहता हूं कि 22-23 का बजट था, वो अभी का बजट बता रहे हैं। इसलिए कहा था आपको कि भाई आप सोर्स कोड कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं भी आपके साथ ही खड़ा हो लेता, फिर सोर्स कोड करते। तो मैं किसी चैनल का नाम नहीं ले रहा था आज तक। अच्छा, चैनल का नाम नहीं लेना चाह रहे थे, मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है, अब चैनल का डेटा भी कैसे कोड किया जाए, ये भी बात सही है। पूजा मिश्रा जी कुछ कहना चाह रही। पूजा मिश्रा जी। विवेक जी, जो एजुकेशन का बजट है वो पूरे बजट का 2.6 है। पहले ये बजट 12 साल पहले 4.5 हुआ करता था। ऐसे नहीं होता क्यों? बताते उसका रीजन क्या था? आज आंसर ले लो। गिर गया हुआ, इतनी बेशक में आप लोग लाते। अरे आंसर ले लो, आपको इकोनॉमिक्स का ही नहीं आता, हम बता रहे हैं। सरकार की चत्तुकारी करते हैं आप। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। उस समय 1.78 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, आज 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। उस प्रपोर्शन में देखा जाता है, प्रपोर्शनली निकालना सीख लो। इक्वल टू क्या होता है? एक करके भाई साहब, एक करके ठीक। अरे एक एक करके देखिए, आपस में नहीं लड़ना है, छात्रों के भविष्य को संवारना है ना, तो आपस में लड़ेंगे कैसे काम चलेगा? पार्लियामेंट में भी यही देखा जा रहा है, विपक्ष पक्ष को घेर रहा है और पक्ष जो है वो विपक्ष को घेर रहा है। अरे भाई, छात्र राजनीति के मुद्दे पर या छात्रों की भलाई के मुद्दे पर बात करो ना पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में इतने पैसे खर्च होते हैं, आपस के मुद्दे, आपस की राजनीति तो बाद में भी कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय सीमित है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ छोड़ने के लिए। इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही, वक्त छोड़ दे ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।